वाला जो वीडियो है उसमें हमने हर्षवर्धन के आने पर छोड़ दिया था, तो अब हम हर्षवर्धन से आगे शुरू हैं। हर्षवर्धन का जो राज्यकाल है वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक रहता है। और यानी उस समय जो उसका भाई है राज्यवर्धन, उसकी धोखे से हत्या कर दी जाती है। और इसकी सूचना उसे एक कुंतुल नामक अश्वारोही से मिलती है। और जैसे ही उसको ये सूचना मिलती है तो वो कसम खाता है कि जब तक धरती से मैं घोड़ों को विनाश नहीं कर देता, तो मैं अगर विनाश नहीं कर दूंगा तो मैं पतंगों की भांति जलना ही पसंद करूंगा। यानी कसम खा लेता है वो उस समय जब उसे सूचना मिलती है कि उसके भाई की हत्या कर दी है धोखे से। किसने? घोड़ नरेश शशांक ने। और उसके बाद में जो कामरूप था यहाँ पर, यानी असम, असम का एक दूत आता है इसके पास में, हंसवेग। और ये जो असम का भास्कर वर्मा है, ये इसे कहलवा के भेजता है कि भाई हम इस कार्रवाई में आपके साथ हैं, यानी इस कार्रवाई में हम आपका साथ देंगे। और वो हर्ष अपनी बहुत सारी सेना लेकर यहाँ से घोड़ों पर आक्रमण करने के लिए रवाना हो जाता है। और उसे रास्ते में भंडी मिलता है, जो भांडी, और भांडी भी उसे संपूर्ण वृत्तांत सुना देता है। और आगे जाने के लिए चलता है। लेकिन घोड़ों का इन्होंने विनाश किया या नहीं किया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिलती। कहते हैं कि जब शशांक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में उस एरिया में हर्षवर्धन ने अधिकार किया था। हाँ, सीमित इसने अवश्य कर दिया कि एक तरफ से कौन थे? भास्कर वर्मा, और दूसरी तरफ से ये, और ये बीच में रह जाता है। यानी पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से शशांक को इन्होंने घेर लिया था, लेकिन इसका दमन करने का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलता है। इसके बाद में हम इसके प्रमुख आक्रमणों के बारे में बात करते हैं कि इसकी जो बहन है, बहन की इसे सूचना मिलती है। किसकी? हर्ष की जो बहन है राज्यश्री की, राज्यश्री की सूचना मिलती है कि राज्यश्री कन्नौज में नहीं है और यहाँ से भागकर वो विंध्याचल के पर्वतों में चली गई है। यानी जो नर्मदा और जो सतपुड़ा है, नर्मदा और सतपुड़ा के बीच में जो विंध्याचल पर्वतमाला है, उस विंध्याचल पर्वतमाला के अंदर उसकी बहन राज्यश्री भाग गई है। तो अपनी बहन को ये एक बौद्ध भिक्षु हैं दिवाकर मित्र की सहायता से उस समय वो खोज निकालता है जब उसकी बहन सती हो रही थी, यानी आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी। और वो उसे वहाँ से लाकर कन्नौज की गद्दी पर विराजमान कर देता है। कन्नौज के लोग कहते हैं कि भाई आप यहाँ से आप भी शासन कीजिए, लेकिन यह नहीं मानता और अपनी बहन को कन्नौज के सिंहासन पर बिठा के स्वयं थानेश्वर आ जाता है। कालांतर में इसकी बहन कहती है राजश्री की भैया मैं शासन करने में असक्षम हूँ, आप सहायता कीजिए। तो वो साथ साथ भाई बहन दोनों यहाँ से कन्नौज से शासन कर लेते हैं और कन्नौज को ही हर्ष अपनी राजधानी बना लेता है। अब हम आगे बात करते हैं इसकी प्रमुख विजयों की। विजयों के अंदर वातापी से पहले, यानी 2-3 प्रकार के चालुक्य हैं, जैसे वल्लभी है, वेंगी है, वातापी। तो वल्लभी के चालुक्यों की हम बात करते हैं। उस समय वल्लभी का था ध्रुवसेन बालादित्य या ध्रुवसेन दित्य हम कह सकते हैं। 630 से 633 ईस्वी के बीच में इन्होंने इसे पराजित किया। लेकिन पराजित करने के बाद में ये जो ध्रुवसेन है ये भड़ौंच के राजा के पास, कहते हैं कि भड़ौंच के राजा के पास चला गया था। और भड़ौंच का जो राजा था दद्द ये सामंत था पुलिकेशन द्वितीय का। पता नहीं कैसे इसके प्रभाव में आकर, दद्द के प्रभाव में आकर इसने ध्रुवसेन द्वितीय को माफ़ कर दिया और इससे अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। तो ये है वल्लभी। वल्लभी के बाद में हम बात करते हैं वातापी की, यानी वातापी का चालुक्य। और इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं कि जो रवि कीर्ति की ऐहोल प्रशस्ति है उसके अनुसार वातापी का जो चालुक्य था कौन? पुलिकेशन द्वितीय। इसने इसे हराया था। कहाँ पर? नर्मदा नदी के
तट पर। यानी यहाँ जो नर्मदा नदी है जो अपन ने चर्चा किए थे, इसके ये इधर था और ये इधर थे, दोनों आपस में इनकी सीमाएं टकरा रही थी। तो यहाँ इस एरिया में अधिकार को लेकर, यानी एक तो साम्राज्यवादी इनकी नीति, महत्वाकांक्षा, और दोनों राज्यों की सीमाएं निकट थी, इसके कारण युद्ध अनिवार्य हो गया। और दोनों के बीच में 630 से लेकर 634 ईस्वी तक युद्ध होता है। और इस युद्ध में हर्ष की असफलता की कहानी ह्वेनसांग भी कहता है और एहोल प्रशस्ति भी कहती है कि इस युद्ध के अंदर ह्वेनसांग हार गया था। सॉरी, यहाँ पर हर्षवर्धन हार भी गया था। आगे हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। पूर्वी भारत की जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि पूर्वी भारत के अंदर जो कामरूप का भास्कर वर्मा है, इसने इसके साथ में गठजोड़ बना लिया। और जो बंगाल का गौड़ शासक जो शशांक है, इसको इसने सीमित कर दिया। और आगे हम बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल में हर्ष संवत के प्रचलन से हमें पता चलता है कि वहाँ पर भी किसका शासन स्थापित हो गया था, हर्ष का। तो नेपाल से हमें हर्ष संवत के प्रचलन से इसकी पुष्टि होती है। इसके बाद में आगे इनकी विजयों की हम चर्चा करते हैं। तो 640 ईस्वी के आसपास, 640 ईस्वी के पास हर्ष ने ओडू, कांगोद, कलिंग, इन पर विजय प्राप्त कर ली। और उसके बाद में इसने उड़ीसा पर भी विजय प्राप्त कर ली। और उड़ीसा विजय के बाद में इसने बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। बाणभट्ट कहता है, इसका जो दरबारी कवि, वो कहता है कि जो सिंध है, सिंध के राजा को इसने अपना आश्रित बना लिया। और इसके जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, इन्होंने भी सिंध के राजा को वो पहले ही हरा चुके थे। इसके अलावा देखो, एक है जालंधर का राजा था उस समय उदित। और मालवा का जो माधवगुप्त है वो है ही, ये भी इसके क्या थे, आश्रित थे। बात करते हैं हम कश्मीर की। कश्मीर के राजा के पास थे बुद्ध के दांत। एक्चुअल में वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे उनके पास थे। और हर्ष ने इन्हें कहा कि भाई आप बुद्ध के दांत है वो मुझे दे दीजिए। लेकिन राजा तो वहाँ का मान गया, लेकिन ये बौद्ध नहीं माने। तो कालांतर में राजा की प्रार्थना पर उसे बुद्ध के दांत वहाँ से लाने में सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार कश्मीर पर भी उसका अधिकार सिद्ध हो जाता है, इसका, हर्षवर्धन का। आगे हम बात करते हैं कि ये एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाता है, यानी कन्नौज सभा, बौद्ध सभा, कन्नौज सभा का, यानी कन्नौज के अंदर आयोजन करवाता है। कब? 643 ईस्वी में। और इसका मुख्य उद्देश्य था ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना। यानी शास्त्रार्थ करना है सभी धर्मों का, लेकिन इसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि ह्वेनसांग से जो कोई शास्त्रार्थ करेगा तो उसकी जुबान काट ली जाएगी। मतलब यहाँ पर देखो, कहते हैं कि 30,000 बौद्ध भिक्षु आए थे, 3,000 ब्राह्मण आए थे, 1,000 के करीब नालंदा विश्वविद्यालय से आचार्य आए थे। तो ये ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जी इस प्रकार से जब शास्त्रार्थ करना ही नहीं है तो हमें बुलाया ही क्यों था फिर। तो कहते हैं कि ये जो सभा है, ये सभा 23 दिन तक चलती है। यानी इसकी 2 सभाएं हैं, एक ये कन्नौज सभा
और दूसरी हम सभा की बात करते हैं प्रयाग महामोक्ष परिषद, और ये 75 दिन चलती है। कहाँ? प्रयाग में। मोक्ष मतलब दान, इसके अंदर दान होगा सब कुछ। तो ये सभा है वो 23 दिन चलती है, और इस सभा के अंदर सभापति कौन बनता है? वैनसांग, यानी अध्यक्ष कहें या हम सभापति कहें, सभापति कौन है? ह्वेनसांग रहता है। और यहाँ पर इसके लिए गंगा के किनारे एक विशाल विहार का निर्माण किया जाता है। इस सभा के लिए एक विशाल विहार कहाँ बनाया जाता है? गंगा नदी के किनारे, यानी महायान धर्म का प्रचार करने के लिए। और इसके अंदर राजा के बराबर एक बुद्ध की सोने की मूर्ति, बुद्ध की सोने की मूर्ति है, एक 100 फीट ऊंचे स्तंभ पर रख दी जाती है। और फिर उससे छोटी 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था, यानी 3 फुट ऊंची मूर्ति को रोज जुलूस में उठाया जाता था। और इस प्रकार से ह्वेनसांग की उपस्थिति का लाभ उठाना और शास्त्रार्थ करना ही इस कन्नौज सभा का मुख्य उद्देश्य था। अब हम बात करते हैं प्रयाग महामोक्ष परिषद की, जो 75 दिनों तक चली। और इसमें क्या करना था? दान कार्य, यानी हर्ष है वो इस प्रकार की ये 6ठी सभा कर रहा था, यानी 5 वर्ष में, यानी 30 वर्षों से लगातार ये करता आ रहा था, और 5 वर्षों से एक बार इसका आयोजन वो करता था। और इसके अंदर कहते हैं कि 5 लाख से अधिक लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और इस सभा के अंदर इसने पहले दिन बुद्ध की मूर्ति की पूजा की, दूसरे दिन इसने सूर्य और शिव की पूजा की, फिर अगले दिन आगे इसने बौद्ध जो भिक्षु हैं उसे दान दिया, बौद्ध भिक्षुओं के बाद में इसने ब्राह्मणों को दान दिया। तो इस प्रकार से लगातार ये 75 दिन तक ये लगातार दान देता रहा। और कहते हैं कि अंत में इसके पास कुछ नहीं बचा, तो अपनी बहन राज्यश्री से एक पुराना वस्त्र लेकर अपने शरीर को इसने ढका था, यानी सब कुछ इसने दान दे दिया था हर्ष ने। हर्ष है वो अपने जो राजस्व इसे मिलता था, राजस्व का 1/4 जो भाग है वो हमेशा किस में दे देता था? बौद्धिक उपलब्धियों के लिए, यानी बौद्धिक रूप में व्यय करता था। और उस जो कादम्बरी हर्षचरित के जो रचयिता थे बाणभट्ट, उसके अलावा भी देखो उसके दरबार में मयूर ने पुस्तकें लिखी थी, देखो मयूराष्टक और सूर्य शतक। और इसके अलावा भर्तृहरि है, मातंग, दिवाकर, जयसेन जैसे विद्वान भी उसके दरबार में रहते थे। बाणभट्ट ने, अगर हम बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने अवंती एक वर्ड का यूज किया है। अवंती किसके लिए यूज किया है? विदेश और युद्ध मंत्री के लिए, यानी विदेश या युद्ध मंत्री को इसमें क्या कहा जाता था? अवंती कहा जाता था। और जो हर्ष का सेनापति है, सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहानंद। और घुड़सेना का जो अधिकारी था, घुड़सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? कुंतुल कहा जाता था। और हाथी सेना का जो अधिकारी था उसे स्कंदगुप्त कहा जाता था। संदेशवाहक जो होते थे, संदेशवाहक को उस समय दीर्घध्वज कहा जाता था।
राज्य के जो कर्मचारी हैं, उच्च कर्मचारियों को वेतन है वो नगद नहीं दिया जाता था। जो उच्च कर्मचारी थे उन्हें नगद वेतन नहीं दिया जाता था। उन्हें क्या दिया जाता था? भूमि अनुदान के रूप में दी जाती थी। हर्ष का जो साम्राज्य है वो भुक्तियों और विषयों में विभाजित था। यानी जो इसके प्रांत हैं, प्रांत को किसके अंदर बांटा गया था? भुक्तियों के अंदर। और अगर हम ग्राम के प्रशासन की बात करें, जो ग्राम प्रशासन है, ग्राम प्रशासन में जो मुख्य व्यक्ति था उसका नाम था ग्रामक्ष पटलिक। और उसकी सहायता के लिए कई लेखक भी होते थे ग्रामक्ष पटलिक के, और उन लेखों को क्या कहा जाता था? कर्णिक कहा जाता था। अगर हम करों की बात करें कि इस समय जो राजस्व के कर कौन से थे, तो कर हैं कई करों का में उसके अंदर 3 प्रकार के कर हैं, वो मुख्य हैं इसके अंदर। जैसे भाग है, हिरण्य है और बलि, ये मुख्य प्रकार के कर थे। और कृषि जो उत्पादन था, यानी जो राजस्व की, भू राजस्व की हम बात करें, तो ये 1/6वां भाग लिया जाता था। अगर हम भूमि की बात करें तो इसका जो कर है, करों का विभाजन भी कई तरीके से था कि जो 1 भाग है जो लिया जाता था, 1/6 भाग, उसमें से 1 भाग है वो है राज्य कार्य को चलाने के लिए। जो दूसरा भाग है वो मंत्रियों वगैरह जो भी हैं, कर्मचारी हैं, उसके वेतन के लिए। तीसरा जो भाग है वो जो सुयोग्य जो भी व्यक्ति हैं उनको पुरस्कृत करने के लिए। और जो चौथा भाग है वो धार्मिक संप्रदायों को दान में देने के लिए दिया जाता था। और जो भी अगर कोई अपराध करता था, अगर हम अपराध की बात करें, तो परीक्षा द्वारा उस अपराध की जांच की प्रथा प्रचलित थी उसमें। ये इस प्रकार से हमारा जो हर्ष का टॉपिक है वो अब कंप्लीट होता है।